Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you to the 28th lecture on the course Organizational Behavior. Okay, we are going to see foundations of organizational structure today. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है इसकी फेमिलियरिटी कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होती है ये बड़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर का चैप्टर है ये आपकी बुक में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बुक में एट द एंड ये दिया हुआ है। इसकी बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी हुई है और उसी लेवल के अकॉर्डिंग दिया हुआ है जिस लेवल पे आप हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि आप लोगों को इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इट माइट बी अ न्यू कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए, शायद थोड़ा नया हो क्योंकि स्ट्रेटजी और स्ट्रक्चर जो है वो इस लेवल के ऊपर शायद आई एम नॉट श्योर बट लेकिन शायद इस लेवल के ऊपर ये कोर्स जो है स्ट्रक्चर का या स्ट्रेटजी मतलब स्ट्रेटजी का अगर आपने कोर्स पढ़ा हो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वगैरह का तो शायद आप इससे फेमिलियर होंगे। डिफरेंट टाइप्स जो हैं डिज़ाइंस ऑर्गेनाइजेशंस के, इन चीज़ों से यू माइट बी फेमिलियर, बट इफ़ यू आर नॉट देन दिस वुड बी अ गुड प्लेटफॉर्म। ये वाला लेक्चर जो है ये आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म सर्व करेगा टू अंडरस्टैंड दिस। और स्ट्रक्चर स्ट्रेटजी स्पेशली जो स्ट्रेटजी है ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी, corporate strategy and then the strategy at the lower levels, it's of really I at least find this topic very interesting. I'm sure you'll also find it interesting. तो आज हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के ऊपर। एजेंडा हमारा थोड़ा सा हैवी है तो इसलिए जो मैं आज आपको रिकैप नहीं देने जा रही अपने पिछले लेक्चर का, क्योंकि पिछला लेक्चर हमने ऑलरेडी काफ़ी उसको डिटेल में डिस्कस भी कर लिया हुआ है। तो इसलिए हम ये करेंगे कि अभी हम विल जस्ट डायरेक्टली स्टार्ट विद द आउटलाइन ऑफ द टुडेज लेक्चर। हम देखते हैं कि आज के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या अब हम करने जा रहे हैं फॉर टुडे। हम एक तो देखेंगे कि स्ट्रक्चर है क्या, हाउ डू वी डिफाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मतलब हम व्हाट डू वी मीन बाय ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। दूसरा हम ये देखेंगे कि हाउ टू मैच द स्ट्रेटजी विद स्ट्रक्चर, ठीक है, वो मैच करना क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसे उसको मैच किया जाता है, ठीक है। Then we'll be seeing the forms of organizational structure and within that we'll mainly हम 4 types of organizational structure discuss करेंगे और मेरा ख्याल है कि शायद आप लोग familiar भी हों इनसे। First is the functional structure, second is the divisional structure, third is the SPU structure and fourth is the metric structure। तो हम ये देखेंगे कि इनमें की differences क्या हैं, इन स्ट्रक्चर्स में स्ट्रेंथ्स क्या हैं हर स्ट्रक्चर की, कौन सा स्ट्रक्चर अब कब यूज़ होता है, कैसे वो अलाइन होता है स्ट्रेटजी के साथ। तो ये चीज़ें हम थोड़ी सी इनके ऊपर अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप करने की आज कोशिश करेंगे, ठीक है। एंड देन ऑफ कोर्स हम इनकी जो कंक्लूजन्स हैं, नॉट द कॉम्प्लिकेशंस, इनकी कंक्लूजन्स और इम्प्लीकेशंस जो हैं वो हम इन द एंड देखेंगे। ओके अच्छा, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में आपका क्या ख्याल है कि क्या है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अक्सर जो है ना स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इस टर्म को यूज़ किया जाता है, इसको मिसकंसीव किया जाता है या इसके बारे में मिसकंसेप्शन है, ये हमारी जो माइंड्स में एक लेमन के माइंड में जो अंडरस्टैंडिंग होती है, जो आता है फॉरन व्हेन वी टॉक अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, तो वो होता है उसका ऑर्गेनोग्राम उस कंपनी का, ठीक है, कि वो ऑर्गेनोग्राम उसका क्या है। सो दैट वी डिस्क्राइब एज द स्ट्रक्चर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। सो इज इट ट्रू और नॉट, इज इट द ऑर्गेनोग्राम ऑफ द कंपनी द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। वेल, जो ऑर्गेनोग्राम है उस कंपनी का, यू कैन से कि कुछ चीज़ें जो हैं वो स्ट्रक्चर की, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की, और जो ऑर्गेनोग्राम है कंपनी का वो काफ़ी हद तक आपको ये बता देता है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द कंपनीज ऑर्गेनोग्राम, ठीक है। क्योंकि ऑर्गेनोग्राम जो है वो उसमें पता चल रहा होता है कि आपके जो है वो उस कंपनी में क्या रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स क्या हैं, ठीक है, और कितने लेवल्स हैं कंपनी में, स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है कंपनी में, ठीक है, और फिर डिपार्टमेंटलाइजेशन के बारे में आपको आइडिया हो जाता है, ठीक है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं। तो वो जो स्ट्रक्चर के बारे में ऑर्गेनोग्राम जो है वो काफ़ी हद तक इंफॉर्मेशन आपको उससे मिल जाती है। तो एक जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, जब हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे होते हैं तो हम बेसिकली बात कर रहे होते हैं कि हाउ द जॉब टास्क्स आर फॉर्मली डिवाइडेड, ग्रुप्ड एंड कोऑर्डिनेटेड। हम ये कह सकते हैं कि जो काम आपने करना है, जितनी भी जॉब्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, तो वो जो जॉब्स हैं वो कैसे उनको आपने डिवाइड किया हुआ है, मतलब कौन सी जॉब कहाँ पे फॉल करेगी, किस कैटेगरी में, किस डिपार्टमेंट में, किस ग्रुप में फॉल करेगी,
ठीक है ना, और वो कैसे हाउ द डिफरेंट जॉब्स दे आर देन ग्रुप्ड, हाउ दे आर डिवाइडेड एंड हाउ दे आर कोऑर्डिनेटेड, कोऑर्डिनेशन उन जॉब्स के बीच में या उन ग्रुप्स के बीच में, या अगर आपने डिपार्टमेंट्स बनाए तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे हो रही है उन जॉब्स को, हाउ दे आर बीइंग कोऑर्डिनेटेड, हाउ दे आर बीइंग ग्रुप्ड, ठीक है, एंड हाउ दे आर बीइंग कोऑर्डिनेटेड। तो अब फिर इसका ये मतलब है इस चीज का, इस डेफिनेशन का, कि इसमें ये वाले एलिमेंट्स आ जाते हैं। द की एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आर, एक तो इसमें ये चीज आ जाती है कि आपका जो वर्क स्पेशलाइजेशन आ गई इसमें, ठीक है, कि आपका जो वर्क है हाउ मच, क्योंकि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द यू नो डिवीजन ऑफ द जॉब टास्क्स, दैट हु इज you know how they are divided, that ये वाली जॉब जो है इसके ये फीचर्स हैं, this kind of person is going to perform it, or it is divided from the other job on these basis। तो इसका मतलब है कि उसमें वर्क स्पेशलाइजेशन आ गई, ठीक है, कि आपकी जो एक जॉब है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर जॉब, ठीक है, और वो दैट इज इट मीन्स कि वो तो उसको आगे जाके भी स्पेशलाइजेशन की डेफिनेशन देखते हैं। दूसरी चीज इसमें क्या आ गई, डिपार्टमेंटलाइजेशन आ गई। जब हम ये कहते हैं कि हाउ द जॉब्स आर ग्रुप्ड, तो इसका मतलब है हम डिपार्टमेंटलाइजेशन की बात कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन की, दैट हाउ दे आर कोऑर्डिनेटेड, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द चेन ऑफ कमांड, ठीक है, कि क्या चेन ऑफ कमांड जो है वो फॉलो हो रही है, हाउ दे आर बीइंग कोऑर्डिनेटेड। एक जॉब जो काम कर रहा है एक बंदा, मतलब फॉर एग्जांपल अगर एक वन पर्सन एक टेबल की मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, तो उसमें एक बंदा लेग्स बना रहा है, ठीक है, तो वो उसका काम है। अब वो जो दूसरा बंदा जो उसकी जो टॉप बना रहा है टेबल की, ठीक है, हु इज गोइंग टू रिपोर्ट होम, आर दे बोथ गोइंग टू रिपोर्ट टू द मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर, और जो लेग्स बना रहा है वो पहले जो टॉप बना रहा है उसको रिपोर्ट करेगा, एंड देन ही विल, तो ये एक चेन ऑफ कमांड आ गई, ठीक हो गया ना। तो ये चेन ऑफ कमांड उसमें क्या होगी, कोऑर्डिनेशन बेसिकली। तो देखें दो डिफरेंट जॉब्स हो गई, एक लेग्स बनाना एक जॉब हो गई, और दूसरी जॉब क्या होगी, टॉप बनाना। अब ये क्या है, ये दो डिफरेंट, इज इट माइट बी द सेम डिपार्टमेंट, ठीक है, तो अब वो आपने उसको कैसे डिवाइड कैसे की, ग्रुपिंग उनकी कैसे की है, उसको एक ही डिपार्टमेंट में रखा है बिकॉज दे आर बोथ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, या दो उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, और किस किस बेस के ऊपर आपने उनकी डिवीजन कैसे की है, किस बेस के ऊपर की है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट की बेस पे की है, क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि जी लेग्स हैं वो एक प्रोडक्ट है, और जो दूसरी वो जो टॉप है वो एक प्रोडक्ट है, तो आपने दो डिविजन्स बना दी प्रोडक्ट्स की। इज इट मतलब बेसिकली तो देखें वो कोई फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, वो तो एक बन रही है प्रोडक्ट, तो इस बेस के ऊपर ऑफ कोर्स एनीवेज डिवीजन तो नहीं बनेगी, लेकिन बहरहाल जब हम डिविजनल उस पर आएंगे आगे जब जाएंगे तो फिर आगे फर्दर इसको देखेंगे। बट अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो डिफरेंट जॉब्स हैं, उनको आपने किन बेसिस के ऊपर डिवाइड किया है, ठीक है, और फिर उनमें कोऑर्डिनेशन कैसे होगी। सो दिस ऑल हैज टू बी, इट इज ऑल अ पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, कि वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे स्ट्रक्चर्ड, ठीक है, उसमें स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है वो क्या है, मतलब आप जो है एक ही मैनेजर को ज्यादा लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि एक ही आपके जो लेग्स बना रहा है वो भी उसी मैनेजर को रिपोर्ट कर रहे हैं, देयर इज ओनली वन मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर, ठीक है, तो वो जो लेग्स बना रहा है वो भी उसी को रिपोर्ट कर रहा है, और जो टॉप बना रहा है टेबल की वो भी उसी को रिपोर्ट कर रहा है। सो देयर इज ओनली वन मैनेजर, मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर फॉर बोथ द जॉब्स, ठीक है, या जितने भी लोग इन दोनों जॉब्स में, अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में फॉर एग्जांपल 100 एम्प्लॉइज हैं जो लेग्स बना रहे हैं और 100 हैं जो टेबल्स बना रहे हैं, ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल वो एक ही मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर है जिसको दोनों रिपोर्ट करेंगे, देयर आर टू डिफरेंट मैनेजर्स, तो एक आप लेग्स का मैनेजर आप कह दें और दूसरा टॉप का मैनेजर कह दें, इज इट दैट वे। तो अगर वो दोनों के अलग अलग मैनेजर्स होंगे तो इसका मतलब है फिर वो स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है वो नैरो हो जाएगा। अगर एक ही मैनेजर है जो दोनों को, तो वो वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल पे जब जाएंगे तो इसको फर्दर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। अच्छा, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन जो है ये अब कैसे होगी इस कंपनी में, क्या है अबाउट द सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। आई एम श्योर कि आप थोड़ा सा इससे फेमिलियर होंगे। सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन, तो इट बेसिकली रिवॉल्व्स अराउंड द डिसीजन मेकिंग को रिवॉल्व करता है कि हाउ डिसीजन मेकिंग कैसे है, अथॉरिटी किसके पास है, ठीक है, एंड हु मेक्स द डिसीजंस, किसके पास अथॉरिटी है। तो जो सेंट्रलाइज्ड डिसीजंस होते हैं या डिसेंट्रलाइज, तो डिसेंट्रलाइज में क्या होता है कि आपकी जो अथॉरिटी है दैट कम्स टू द लोअर लेवल के ऊपर अथॉरिटी आ जाती है, ठीक है, और जो है वो आप ऑटोनॉमी होती है उसमें ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन में, एंड देयर इज ऑटोनॉमी एट द लोअर लेवल, एम्प्लॉइज के पास अथॉरिटी होती है टू मेक द डिसीजंस। बट इन सेंट्रलाइजेशन जो डिसीजंस एंड दे आर मेड एट द टॉप, ठीक है, डिसीजन सैंक्शन होनी है कोई भी, या डिसीजन होना है कोई भी, और एनी सच मैटर जो भी पॉलिसी मैटर है या कुछ भी एनीथिंग जो भी है, उसका जो डिसीजन है या जो सैंक्शन है whatever that will be done at the top management, तो टॉप लेवल के ऊपर होगी, तो वो सेंट्रलाइजेशन होती है। तो इसको भी आगे हम फर्दर डिटेल में देखते हैं।
उसके बाद फॉर्मलाइजेशन जो है वो उसमें क्या है, फॉर्मलाइजेशन में जैसे मैंने आपको बताया कि बेसिकली क्या हो रहा होता है कि कितनी जॉब्स जो हैं वो फॉर्मलाइज्ड कितनी ज़्यादा हैं, ठीक है, मतलब कि कितनी अटेंशन टू हाउ मच डिटेल में और कितना आपका जो है वो स्ट्रक्चर्स जो है या जो जॉब है वो कितनी ज़्यादा फॉर्मलाइज्ड है, मतलब दैट्स नॉट एन इनफॉर्मल जॉब, फॉर्मलाइज्ड है यानी कि वो लेड डाउन है प्रॉपरली, इसके रूल्स पॉलिसीज वगैरह एवरीथिंग इज लेड डाउन दैट दिस इज हाउ इट हैज़ टू बी डन एंड उसकी प्रॉपरली इन यू नो इन ब्लैक एंड वाइट वो लेड डाउन है, पूरा प्रोसीजराइज्ड है वो, ठीक है, सोफिस्टिकेटेड है, प्रोसीजराइज्ड है वो, दैट इज अ फॉर्मलाइज्ड है वो। अच्छा, ये तो सारे की एलिमेंट्स हो गए अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मतलब जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि हम इन डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं कि और ये जो सारे एलिमेंट्स हैं इन ये मिलकर डिटरमिन करते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर किस तरह का है, ठीक है। तो इसमें पहली चीज जो हो गई वो है आपका जो डिफरेंट क्वेश्चंस जो हैं दे एंड आंसर्स फॉर डिजाइनिंग द प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसमें यह है कि आपने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसे डिजाइन करना है, उसके लिए देयर आर अ फ्यू थिंग्स, देयर आर अ फ्यू क्वेश्चंस दैट यू नीड टू एड्रेस and on the basis of the answers to those questions you will be able to design the structure of your organization। तो वो क्या क्वेश्चंस हैं जो डिटरमिन करते हैं कि क्योंकि उन क्वेश्चंस का जो आंसर है देन दैट डिटरमिन्स कि उस ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका क्या डिजाइन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज टू व्हाट डिग्री एन आर्टिकल टू व्हाट डिग्री आर आर्टिकल्स सब डिवाइडेड इनटू सेपरेट जॉब्स, ठीक है। तो आपने मतलब वर्क स्पेशलाइजेशन क्या है, ठीक है। अब ये सारी चीजें देखिए वही वाली हैं जो हमने पहले उनके की एलिमेंट्स की हैं, ठीक है। तो वर्क स्पेशलाइजेशन में जैसे मैंने आपको बताया था, एक मिनट लेट्स फर्स्ट ऐसे करते हैं कि इन सारी जो आपके की एलिमेंट्स हैं ना जिनकी मैंने आपको थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन अभी दी है, तो इनकी प्रॉपर जो फॉर्मल डेफिनेशंस हैं अभी आगे नेक्स्ट स्लाइड्स में हम वो देखते हैं एंड देन वी कम बैक टू दिस स्लाइड इन की क्वेश्चंस के ऊपर, ताकि आपको फिर वो ज्यादा बेहतर आपको अंडरस्टैंडिंग उसकी हो जाएगी कॉन्सेप्ट की। अच्छा, अब वर्क स्पेशलाइजेशन जो है ये इट इज बेसिकली द डिग्री टू विच टास्क्स इन द ऑर्गेनाइजेशन आर सब डिवाइडेड इनटू सेपरेट जॉब्स। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि एक टेबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसमें उन्होंने क्या किया हुआ है कि टास्क है उनका, क्या टास्क है कि बेसिकली टेबल मैन्युफैक्चर करना है, दैट इज द टास्क। अब उसमें क्या है कि उनको सब डिवाइड किया हुआ है इस टास्क को डिफरेंट जॉब्स में। तो एक जॉब क्या है कि लेग्स बनानी है, दूसरी जॉब ये है कि टॉप बनानी है, तीसरी जॉब क्या हो सकती है पॉलिशिंग करनी है, ठीक है ना, चौथी जॉब क्या हो सकती है जो है उसकी जो उसको ओवरऑल उसकी जो सेटिंग वेटिंग करनी है, ठीक है, उसको जब वो कंप्लीट एक होल में आ जाता है टेबल, उसकी वो हो गई, लेग्स बन गई, टेबल बन गई। एक फिर जॉब ये भी हो सकती है कि आपने उनको कंबाइन करना है, ठीक है, उनको यू हैव टू कंबाइन देम एंड उसको शेप देनी है टेबल की। ये थर्ड पर्सन जो है वो ये जॉब कर सकता है। फोर्थ पर्सन जो है जब उसके पास ये चीज ये टेबल पहुंचेगा फाइनल शेप में तो वो उसकी पॉलिश करेगा, ठीक है, और पॉलिश करके फिर वो फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर किसका काम आकर मार्केटिंग का काम शुरू हो जाएगा कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने या सर्विसेज जो डिपार्टमेंट है उसने उसकी डिलीवरी करनी है, उनकी जो सेल्स करनी है, सेल्स डिपार्टमेंट उसके बाद आ जाएगा ना, और फिर उसने सेल्स करनी है, फिर उसके बाद एक डिलीवरी का वो पोस्ट सेल्स डिपार्टमेंट हो सकता है जो कि उसके आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। तो ये डिपार्टमेंट्स या जॉब्स आप कह लें हो सकती हैं। अब ये मतलब अभी फॉर नाउ आप ये देखें कि ये सारी डिफरेंट जॉब्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं, ठीक है, कि इस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसमें ये वाली सारी डिफरेंट जॉब्स हैं जो वहां पे परफॉर्म होनी है। अब ये जो सारी जॉब्स हैं ये क्या है, स्पेशलाइजेशन है। अब अगर एक आप ये कहेंगे कि आपने स्पेशलाइज्ड बिल्कुल कर दिया ना कि एक ने सिर्फ यू ओनली हैव टू मेक द लेग्स एंड यू ओनली हैव टू मेक द टॉप्स। अगर जो बंदा हु इज स्पेशलाइज्ड इन मेकिंग द लेग्स इफ ही इज आल्सो आस्क्ड टू मेक द टॉप्स देन ऑफ कोर्स उसकी स्पेशलाइजेशन जो है वो तो लेग्स है, ठीक है। मतलब मे बी ही कैन मेक द टॉप्स बट उसमें क्या होगा कि वो उतनी एफिशिएंसी के साथ शायद टॉप नहीं बना सकेगा क्योंकि उसकी इतनी एक्सपर्टीज नहीं होगी और उसकी उस टॉप के लिए उसकी उतना स्किल्स जो है वो डेवलप नहीं हुई होंगी जितनी के उसको जो है वो लेग्स बनाने में है, जैसे उसका हाथ सेट है लेग्स बनाने में, ठीक है। तो इसलिए जो है वो बेसिकली क्या है कि ये स्पेशलाइजेशन है ना, वर्क स्पेशलाइजेशन मतलब वन पर्सन इज स्पेशलाइज्ड ओनली इन मेकिंग द लेग्स एंड द अदर स्पेशलाइज्ड ओनली इन मेकिंग द टॉप्स। सो दिस इज द वर्क स्पेशलाइजेशन, ठीक है, कि कितनी ज्यादा स्पेशलाइजेशन है जॉब की।
तो ये हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन जॉब की शो कर रहा है। अच्छा, उसके बाद देखें ये जो बेसिकली तो डिवीजन ऑफ लेबर है ना, कि आपने उनको उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया लेबर को, दैट यू विल डू ओनली दिस, यू विल डू ओनली दिस, ठीक है ना। अब जैसे आप देखें कि कोई भी कंस्ट्रक्शन का, यू कैन टेक एन एग्जांपल, कोई कंस्ट्रक्शन की हाउस बिल्डिंग की आप एग्जांपल ले लें, आपने घर बनते देखे होंगे, एक बंदा जो है वो क्या करता है, वन पर्सन ओनली ब्रिंग्स, जो एक लेबर होती है वो क्या करती है कि वो ब्रिक्स लेके आती है, ठीक है। एक लेबर जो होती है वो क्या करती है कि वो जो उनकी मट्टी शट्टी और जो भी सीमेंट वगैरह होता है उसमें पानी को मिक्स करता है, ठीक है। 2-3 बंदे होते हैं जो उनको लगाने का काम करते हैं, मतलब एक वो उनको जो सीमेंट डाल के और वो ब्रिक्स को लगाते हैं। तो उन्होंने क्या किया हुआ है, दिस इज द डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है ना, लेबर को डिवाइड किया हुआ है। अब जो बंदा ब्रिक पिकिंग करता है, ठीक है, वो मे बी वो जो है वो एक लोअर लेवल का काम है ना, उसके डिफरेंट स्किल्स उसमें एज सच टोटली वो लेबर वर्क है। ये जो द पर्सन हु इज बेसिकली पुटिंग इन द ब्रिक्स एंड द सीमेंट टुगेदर, ये बेसिकली उनसे सीनियर होता है, ही इज एट अ सीनियर लेवल टू देम। उसकी जो स्किल्स हैं वो डिफरेंट उसको चाहिए उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए। वो क्या हुआ है, वो डिवीजन हो गई है लेबर की, ठीक है, वर्क स्पेशलाइजेशन है उसकी, वो स्पेशलाइजेशन है कि वो काम कर रहा है, उसकी वो स्पेशलाइजेशन है वो काम कर रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस दैट दीज डिफरेंट जॉब्स हैव, देयर इज दिस डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। तो इट बेसिकली व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर और व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। एक तो ये कि मेक्स एफिशिएंट यूज ऑफ एम्प्लॉय स्किल्स, ठीक है। तो अब आपकी यानी कि जो बंदा वो ब्रिक्स को लगा रहा है, उसकी जो स्किल्स हैं वो जो बंदा ब्रिक्स को पिक करके ला रहा है, हु इज जस्ट ट्रांसपोर्टिंग द ब्रिक्स, उसकी वो स्किल्स नहीं, वो उतना स्किलफुली है, उस तरह से उस काम को उतनी एफिशिएंटली नहीं कर सकता जैसे ही वो एक ब्रिक्स जो लगा रहा है सीमेंट में, वो जिस एक्सपर्टीज के साथ वो लगा रहा है कि कितनी रेशो होनी चाहिए सीमेंट की, पानी वाला जो सीमेंट है जो उसकी कितनी रेशो होनी चाहिए और वो कैसे उसमें फिक्स होना चाहिए, कहाँ पे कितना लगना चाहिए, मार्जिन्स को कैसे अटैच करना है, ब्रिक की पोजीशनिंग कैसे करनी है, तो वो इस तरह का जो नॉलेज है वो उसके पास नहीं होगा। तो वो उसकी अपनी, सो दे बोथ आर स्पेशलाइज्ड इन देयर ओन टास्क्स। So this specialization leads to this division of labor, and this specialization it leads to the efficient use of the employee's skills. Then it increases employee skills through repetition. ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, रेपिटेशन है ना, वो बंदा ऑल ऑफ देम जो इस एग्जांपल में जो वो काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग इट द सेम थिंग रेपिटेटिवली अगेन एंड अगेन अगेन। अब वो जो ब्रिक्स पिक कर रहा है उसमें क्या उसकी क्या स्किल्स हो सकती हैं, मतलब वो ज्यादा उसको कैपेबिलिटी होगी उनको होल्ड हैंडलिंग कैसे करनी है उन ब्रिक्स की, ठीक है। वो क्या करेगा, एक नया बंदा जो ब्रिक्स उठाने के लिए आएगा या जो कोई और काम कर रहा है, अगर उसको वही काम ब्रिक्स का दिया जाएगा तो वो इतनी ब्रिक्स नहीं, ऑल्दो दे माइट बी ऑफ द सेम पावर, ठीक है, फिजिकली शायद उनके फिजिकल रिसोर्सेज में भी दे आर एट द सेम लेवल, बट वो जो द न्यू पर्सन ही कैन नॉट पिक एज मच ब्रिक्स एज द पर्सन हु हैज द एक्सपर्टीज ही कैन पिक, बिकॉज उसने एक्सपर्टीज से लर्न कर लिया है कि उन ब्रिक्स को पोजीशन कैसे करना है और फिर उनको कैसे होल्ड करना है, ठीक है, सो दैट मोर ब्रिक्स कैन बी कैरिड एट वन टाइम, ठीक है। तो इसलिए वो इस तरह से उनकी देखें कैसे उनकी जो विद रेपिटेशन ही हैज लर्नड द टास्क इन अ मोर एफिशिएंट वे देन द पर्सन who is not who does not have learned the skills to perform the same task. So as a result, it increases the employee's skills through repetition. Less between job downtime increases productivity. तो इसमें क्या आ गया, between job downtime, क्योंकि of course जब efficiency ज़्यादा आ गई तो आप क्या होगा कि आपका जो टाइम है वो उसमें कम लगेगा और एज अ रिजल्ट आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। अब आप ज़्यादा ब्रिक्स जो है वो कैरी कर सकते हैं इन द सेम टाइम, और जो दूसरा बंदा है जिसका एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है, जिसने वो काम नहीं परफॉर्म किया हुआ, जो स्पेशलाइज नहीं है उस काम के ऊपर, अगर वो काम करेगा तो वो उसकी प्रोडक्टिविटी उसमें कम होगी, बिकॉज वो कम नंबर ऑफ ब्रिक्स जो है वो कैरी करेगा एट वन टाइम। अच्छा, अब स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इज मोर एफिशिएंट, ऑफ कोर्स दैट एनहांसेस द एफिशिएंसी दिस स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, ठीक है, एंड अलाउज यूज ऑफ स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट। आपका जो इक्विपमेंट है वो भी स्पेशलाइज्ड होता है आपको, ठीक है ना, तो वो आपको ऑब्वियसली यू आर मोर, आपका जो एक्सपीरियंस है इक्विपमेंट के ऊपर भी, तो ये सारी चीजें मैटर करती है ना। पूरे प्रोसेस जो है आपका, उस पूरे प्रोसेस के ऊपर रेपिटेशन होती है, यू रिपीट द होल प्रोसेस एवरी टाइम, ठीक है, और आपको उस पूरे प्रोसेस में जो है वो एज अ रिजल्ट यू कैन परफॉर्म दैट मोर एफिशिएंटली। आप हर चीज के साथ आप ज्यादा फेमिलियराइज हो चुके होते हैं, एंड एज अ रिजल्ट यू कैन परफॉर्म दैट मच मोर एफिशिएंटली देन योर काउंटर पार्ट और एनीवन एल्स कैन। देयरफॉर एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दिस, जो आपकी जब प्रोडक्टिविटी इन्हांस करती है,
ड्यू टू द डिवीजन ऑफ लेबर, ड्यू टू द वर्क स्पेशलाइजेशन आपकी एफिशिएंसी इन्हांस करती है, एज अ रिजल्ट आपकी प्रोडक्टिविटी इन्हांस करती है, यू कैन प्रोड्यूस मोर आउटपुट जो है ना पर यूनिट कॉस्ट एज अ रिजल्ट कम हो जाती है, और एंड ऑल लीड्स टू द इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो इसका मतलब है कि जो वर्क स्पेशलाइजेशन है इट लीड्स टू द इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बट दैट इज अप टू अ सर्टेन लेवल। जब बहुत हाई वर्क स्पेशलाइजेशन हो जाती है तो देन कम इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन डिसइकोनॉमीज। वाई? बिकॉज ऑफ द जो है वो जो बिकॉज ऑफ द रेपिटेशन, जो मोनोटनी उसमें आ जाती है उस काम में। तो आप ये देखें कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस के ऊपर वर्क स्पेशलाइजेशन है और वर्टिकल एक्सेस के ऊपर प्रोडक्टिविटी है। तो जब आपकी वर्क स्पेशलाइजेशन जैसे जैसे इंक्रीज करती जाती है, आपकी इकोनॉमीज ऑफ स्पेशलाइजेशन जो है, यू रीप द इकोनॉमीज ऑफ स्पेशलाइजेशन। ठीक है, कि आपको जैसे एफिशिएंसी मैंने आपको बताया आपकी बढ़ जाती है, प्रोडक्टिविटी एज अ रिजल्ट बढ़ जाती है, एंड एज अ रिजल्ट आपको यू रीप द आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो दैट इंक्रीजेस एट अ हायर लेवल। बट अप टू अ सर्टेन पॉइंट ओनली। जब बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट वर्क स्पेशलाइजेशन हो जाती है, व्हेन इट इज वेरी हाई, तो वाई फिर ह्यूमन डिसइकोनॉमीज आप रीड करते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ द रेपिटेशन उसमें जो इन्वॉल्व हो जाती है, द टास्क कैन बिकम वेरी मोनोटनस, दे कैन बिकम वेरी रेपिटेटिव। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट बहुत मोनोटनस, आप अपना इंटरेस्ट उस टास्क में लूज कर सकते हैं। और फिर इस तरह की जो वर्क स्पेशलाइज्ड जॉब्स होती हैं उसमें क्या है, रूटीनाइज्ड और स्पेशलाइज्ड जॉब्स होती हैं, बेसिकली लोअर लेवल की जॉब्स होती हैं, और ये कि लेबर इंटेंसिव होती हैं, एंड दे ऑल्सो जो है उनमें ऑटोनॉमी वगैरह कम इन्वॉल्व होती है, राइट। एंड एज अ रिजल्ट फिर इन सारे फैक्टर्स की वजह से जब वो बहुत ज़्यादा वर्क स्पेशलाइजेशन हो जाती है, तो एज अ रिजल्ट दैट कैन लीड टू ह्यूमन डिसइकोनॉमीज, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच दैट कैन अगेन रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी, लोअर हो सकती है। तो जैसे आप इस कर्व को देखें कि इसमें क्या है कि आप टू अ सर्टेन लेवल आपकी जो वर्क स्पेशलाइजेशन है दैट इनहांसेस द प्रोडक्टिविटी, बट बियॉन्ड दैट बिकॉज ऑफ द ह्यूमन डिसइकोनॉमीज द प्रोडक्टिविटी लेवल स्टार्ट डिक्लाइनिंग। तो इनको हम आगे भी इन्हीं चीज़ों को, बिकॉज देर ऑल इंटरमिक्स्ड एक ही लेक्चर में, तो हम ये इनको बार बार आगे भी मैं इनको एक्सप्लेन करती जाऊंगी जब साथ साथ, तो आपको ये क्लैरिटी इनकी बेहतर होती जाएगी। अच्छा, दूसरी चीज़ जो स्ट्रक्चर से है वो दूसरा जो है इसका डिपार्टमेंटलाइजेशन। जब आपने जॉब्स को भी स्पेसिफाई कर दिया कि ये वाला टास्क इनको डिफरेंशिएट कर दिया, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपने स्पेशलाइजेशन, वर्क स्पेशलाइजेशन जब डिफाइन हो गई कि दिस इज ये डिफरेंट जॉब्स हैं, दीज आर द डिफरेंट एक्टिविटीज, ठीक है, और उनके बेस के ऊपर आपने डिवीजन ऑफ लेबर कर ली, तो उसके बाद क्या है कि आपने उनको डिपार्टमेंटलाइज कैसे करना है, ऑल दोज डिफरेंट जॉब्स। ठीक है, अब एक तो ऑप्शन ये हो सकती है कि आप, जैसे मैंने आपको बताया कि लेग्स की और वो टॉप की एग्जांपल थी, तो ये मैन्युफैक्चरिंग का डिपार्टमेंट बन गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा एक डिपार्टमेंट बन गया विच इज या जो पॉलिशन को कर रहा है वो डिपार्टमेंट, ही ऑल्सो कम्स विद इन दैट डिपार्टमेंट। सो विद इन दैट डिपार्टमेंट जो है वो क्योंकि वो तीनों लोग उसकी मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, और एक बंदा हो सकता है कि उसके डिज़ाइन या जो रिसर्च एंड डिज़ाइन वगैरह का भी एक डिपार्टमेंट हो सकता है कि वो उस टेबल को डिज़ाइन कैसे करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल उसके जो कॉर्नर्स हैं, आपने 4 कॉर्नर्स उसके रखने हैं, या उसको राउंड टेबल बनाना है। ठीक है, उसकी जो टॉप है उसके ऊपर आपने ग्लास लगाना है, या वो सारी वुड की टॉप रखनी है। ठीक है, इसी तरह जो उसकी लेग्स हैं, वो उसके जो सेंटर में जैसे लेग्स होती हैं वो आपने एक ही बनानी है, या आपने उसके 4 लेग्स बनानी है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, दिस इज ऑल द डिज़ाइन, एंड सो इट माइट बी कि किसी आपने एक रिसर्च एंड डिज़ाइन का एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना लिया हो ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट फंक्शंस, जो डिफरेंट ऑल टुगेदर एक डिफरेंट जॉब है ना फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग। तो वो एक उसका ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन और ऑन द बेसिस ऑफ द जो डिफरेंट उसकी प्रोडक्ट है उसकी बेस के ऊपर आपने वो एक डिफरेंट डिपार्टमेंटलाइजेशन, तो आपने जब एक स्पेशलाइजेशन जॉब्स की कर ली, वर्क स्पेशलाइजेशन जब हो गई, तो उसके बाद आप उसकी देखेंगे कि हाउ दोज एक्टिविटीज़, ये जो जॉब्स आपने डिफाइन की थी उनको आपने अब ग्रुप कैसे करना है। ठीक है, एक डिज़ाइन का और या रिसर्च का आपने एक डिफरेंट डिपार्टमेंट बनाना है, या रिसर्च का एक अलग होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक अलग डिपार्टमेंट होगा, डिज़ाइन का एक अलग होगा, या प्रोडक्ट डेवलपमेंट का एक अलग होगा। ठीक है, कि आपने टेबल्स जो है वो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने टेबल्स आप बनाते हैं तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट का एक अलग हो, क्या आपने ऑफिस के लिए टेबल्स भी बनाने हैं, आपने हाउस होल्ड के लिए टेबल्स भी बनाने हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका फिर इसी तरह मार्केटिंग का, जैसे मैंने आपको बताया, सेल्स का बताया, पोस्ट सेल्स बताया, तो आपने इनको डिपार्टमेंटलाइज कैसे करना है। अब वो डिपार्टमेंटलाइज ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन भी कर सकते हैं, जैसे आपने जो मैन्युफैक्चरिंग का फंक्शन जो टॉप और लेग्स कर रहे हैं उसकी बेस के ऊपर एक आपने बना दिया, एक डिपार्टमेंट बना दिया। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ आप जो है वो प्रोडक्ट भी डिपार्टमेंटलाइज कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि जो हाउस होल्ड के टेबल्स बना रहे हैं वो उनका एक डिपार्टमेंट बना दिया, और जो बना रहे हैं ऑफिस यूज के लिए बना रहे हैं दैट इज अ सेपरेट डिपार्टमेंट। ज्योग्राफी की बेस के ऊपर आप कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल के जो
एक पर्टिकुलर रीजन को कैटर कर रहे हैं, यू डिपार्टमेंटलाइज इनटू वन, एंड फॉर द अदर रीजन यू डिपार्टमेंटलाइज इनटू टू, एंड सिमिलरली ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोसेस के क्या प्रोसेस आप कैसे यूज कर रहे हैं उसकी बेस के ऊपर एंड कस्टमर बेस के ऊपर भी आप इसको डिपार्टमेंटलाइज कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आप ये देखिए कि अथॉरिटी जो है वो दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट जब हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो अथॉरिटी इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज द बेसिकली द राइट्स इनहेरेंट इन अ मैनेजरियल पोजीशन टू गिव ऑर्डर्स एंड टू एक्सपेक्ट द ऑर्डर्स टू बी ओबेड। ठीक है, तो अथॉरिटी इज जस्ट एज जब हमने फॉर्मल पावर वगैरह डिस्कस की थी तो या लेजिटिमेसी वगैरह, तो ये विच इज यू नो कमिंग फ्रॉम द आपकी जो हायरार्किकल पोजीशन एज द रिजल्ट ऑफ दैट जो आपको पावर मिल रही है, तो इट इज जस्ट द सेम कि आपको एक एज अ रिजल्ट ऑफ एक मैनेजरियल पोजीशन पे होने की वजह से जो आपको पावर मिल रही है टू इनहेरेंटली जो उस पोजीशन में है powered in order on the basis of which you can give the orders and you can expect the orders to be obeyed, that is the authority. और उसके बाद chain of command जो है that is basically the unbroken line of authority that extends from the top of the organization to the lowest echelon and clarifies who reports to whom. तो chain of command क्या है? Basically it is the basically कि who will give the command to whom. ठीक है ना, तो chain of command ये है कि मैं ऑफ कोर्स अपने कोवर्कर को आई कैन नॉट कमांड माय कोवर्कर, मेरा बॉस जो वो मुझे कमांड कर सकता है, हु विल कमांड टू होम। ठीक है ना, तो ये आ गई चेन ऑफ कमांड के व्हाट इज द चेन ऑफ कमांड, कैसे लिंक्ड हैं। ठीक है, डिफरेंट लेवल्स जो हैं वो हाउ दे आर लिंक्ड, हु इज गोइंग टू रिपोर्ट टू होम। सो यूनिटी ऑफ कमांड क्या है? दैट इज बेसिकली a subordinate should have only one superior to whom he or she is directly responsible. That is the unity of command principle. So it basically says that आप जो एक जो एम्प्लॉई है वो एक वक्त में सिर्फ एक ही सुपीरियर को रिपोर्ट कर सकता है, ही कैन नॉट रिपोर्ट टू मोर देन वन। यानी आपके जो डुअल बॉसेस हैं वो नहीं हो सकते, यू कैन नॉट हैव डुअल बॉसेस एट अ टाइम, आपका एक ही बॉस हो सकता है। यूनिटी ऑफ कमांड जो है इसके ऊपर हम आगे भी डिटेल में बात करेंगे कि वाई यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, वाई कैंट यू रिपोर्ट टू मोर देन वन, और फिर हम आगे जाके ये भी देखेंगे कि कैसे मैट्रिक्स स्ट्रक्चर जो है वो वायलेट करता है यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल को, तो उसके क्या ड्रॉबैक्स वगैरह हैं। सो आई होप दैट वी फाइंड इनफ टाइम एंड वी आर एबल टू मेक एन एक्सप्लेनेशन टू ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स। अच्छा, जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है दैट इज बेसिकली द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अ मैनेजर कैन एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली डायरेक्ट, दैट इज स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो कितने सबऑर्डिनेट्स हैं जो एक मैनेजर जो है वो डायरेक्ट कर सकते हैं एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। तो इसमें देखें दो तरह की चीजें आ गई, एक वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल है और एक जो है वो नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल है। वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल इज बेसिकली द वाइडर स्पैन्स ऑफ मैनेजमेंट दे इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। व्हाई दे इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी? पहले तो वाइडर स्पैन का हम कॉन्सेप्ट देखते हैं ना, और नैरो स्पैन, लेट मी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड देन आई कम बैकवर्ड्स। ओके, ये देखें, ये कॉन्ट्रास्टिंग स्पैन्स ऑफ कंट्रोल है, जो नैरो है मैंने आपको बताया और एक वाइडर है। तो इसमें अक्सर जो है मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं नैरो में और वाइड में। तो देखें आप इसमें जो बेसिकली वाइड का मतलब है कि ज्यादा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है वो कितने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स हैं जो एक मैनेजर जिनको कंट्रोल कर रहा है, तो जितने ज्यादा सबऑर्डिनेट्स को वो कंट्रोल कर रहा होगा मैनेजर, उतना ही वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा। ठीक है, तो और उतनी ही फिर ऑर्गेनाइजेशन जब वो फ्लैटर होगी, और यानी कि उतनी उसमें हायरार्किकल लेवल्स कम होंगे। ठीक है ना, अब जैसे ये दो ऑर्गेनाइजेशंस की आपको एग्जांपल है, या दो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स की एग्जांपल आप कह सकते हैं, ये दो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस कह लें, व्हाटएवर। ठीक है, अब दोनों ऑर्गेनाइजेशंस, अगर हम दो कहें कि दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, और उनमें क्या है कि दोनों में 4096 एम्प्लॉइज हैं टोटल, इफ यू लुक एट द बॉटम। यहाँ पे आप ये देखें कि जो नैरो जहां पे स्पैन ऑफ कंट्रोल है वहां पर क्या है कि जो मैनेजर है उसको चार लोग उसको रिपोर्ट कर रहे हैं टू एवरी मैनेजर। ठीक है, तो अब 4096 हैं, जब उनमें हर मैनेजर को सिर्फ 4 लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स इसका मतलब है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लेवल्स हैं, देयर आर लॉट ऑफ लेवल्स। एंड ये देखें, ये जो आपको ग्रीन शेड्स लाइट और डार्क ग्रीन के नजर आ रहे हैं इसमें लेफ्ट साइड वाली जो ट्रायंगल है उसमें पिरामिड है उसमें, तो उसमें आपको आप ये देखें कि वहां पे लेवल्स कितने ज्यादा हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 लेवल्स, राइट, और 6 लेवल्स हैं। और जो दूसरा है
ब्रॉडर वाला येलो वाला है जो उसमें देखें लेवल्स आर मच लेसर, ठीक है। वाई? बिकॉज जो ब्रॉडर वाला है उसमें 8 है स्पैन ऑफ कंट्रोल ना, यानी डबल है उसमें, तो वहां पे क्या है कि वहां पे एक मैनेजर को 8 लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। अब इफ यू देखें, इसका मतलब ये है कि जब आप टॉप पे अगर लेफ्ट वाले पे दोबारा आ जाएं और टॉप पे देखें कि एक है, यानी कि ये जो टॉप है ये कौन होगा, इट विल बी द सीईओ होगा कंपनी का, ये टॉप लेवल का जो भी टॉप पे मैनेजर है वो होगा, ठीक है। और सीईओ आप कह लें कि सीईओ होगा। उसके नीचे फिर ये जो 4 हैं ये एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स, आप समझ लें कि इफ दे आर द एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स 4, और दीज 4 आर रिपोर्टिंग टू द सीईओ। अब ये जो 4 हैं एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स, इन चारों के पास भी अगेन 4 लोग इन चारों को रिपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 16 पीपल आर रिपोर्टिंग टू दीज 4 पीपल, ठीक है, एंड 4 ईच। फिर वो जो 16 है वो यानी कि वो ये जो 4 था ये टॉप मैनेजमेंट और उससे नीचे वाला लेवल आ गया, फिर उससे नीचे वाले लेवल के ऊपर, इसका मतलब है 16 मैनेजर्स हैं, वो जो 16 मैनेजर्स हैं उनको उससे नीचे वाले लेवल के ऊपर 64, यानी कि वो मिडिल मैनेजर्स आप कह रहे हैं कि दे विल बी द मिडिल मैनेजर्स, वो रिपोर्ट कर रहे होंगे। तो 64 मिडिल मैनेजर्स होंगे ऑर्गेनाइजेशन में, और उनको फिर 256 जो हैं वो लोअर लेवल मैनेजर्स रिपोर्ट कर रहे होंगे, ऐसे ही है ना। और फिर ये जो 256 हैं लोअर लेवल मैनेजर्स, इनको फॉर एग्जांपल आप 1024 टीम लीडर्स हो या वो रिपोर्ट कर रहे हो, और फिर जो 1024 टीम लीडर्स हैं इनको 4096 जो है वो एम्प्लॉइज जो है वो इस तरह से रिपोर्ट कर रही हैं, ठीक है। तो ये आप ये देखें कि इस तरह से जो है वो मैनेजर्स जो हैं वो दिस इज हाउ द स्पैन्स ऑफ कंट्रोल्स जो हैं वो जितना ज़्यादा रिपोर्टिंग एक मैनेजर को करेंगे, जितने ज़्यादा एम्प्लॉइज एक मैनेजर को रिपोर्ट करेंगे उतना ही स्पैन ऑफ कंट्रोल वाइडर होगा, और उतना ही ऑर्गेनाइजेशन में जो हायरार्किकल लेवल्स हैं उतनी ऑफ कोर्स फिर वो कम होंगे, ठीक है। अब इनके नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है इसके यहाँ पे आप देखें कि कुछ ड्रॉबैक्स हमें दिए हुए हैं। तो दैट इज द एक्सपेंस ऑफ एडिशनल लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट। जैसे हमने अपनी ये ग्रीन वाला पिरामिड मैंने आपको दिखाया, तो उसमें देखें कितनी ज्यादा लेयर्स हैं मैनेजमेंट की, ठीक है ना। टॉप है, एग्जीक्यूटिव है, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे। सो ऑफ कोर्स क्योंकि जब कम लोग रिपोर्ट करें एक मैनेजर को तो फिर लेयर्स भी ज्यादा होती जाएंगी ऑटोमेटिकली। तो इसका मतलब है कि वो चेन ऑफ कमांड देखें कितनी ज्यादा लंबी हो गई, एंड इट इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वर्टिकल कम्युनिकेशन, बिकॉज जब आप टॉप डाउन डाउन आपको मैंने कम्युनिकेशन पढ़ाई हुई है, आई एम श्योर कि आपको कम्युनिकेशन का यू आर फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इसमें क्या है कि फिर देखें कम्युनिकेशन जो है वो बड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, बिकॉज देयर आर सो मेनी लेवल्स, एंड द कम्युनिकेशन जो है वो वर्टिकल कम्युनिकेशन बड़ी, जो टॉप लेवल के ऊपर मैनेजर्स हैं फॉर एग्जांपल, उनको अगर एक एम्प्लॉई ने किसी टॉप लेवल के ऊपर मैनेजर से ही हैज टू कम्युनिकेट समथिंग, ठीक है, या कोई किसी कस्टमर की या किसी एम्प्लॉई का कोई ऐसा केस है जो सैंक्शन होना है फ्रॉम द टॉप लेवल मैनेजमेंट, तो वो क्या है कि बाईपास तो आप नहीं कर सकते ना चेन ऑफ कमांड को, तो वो क्या है कि वो पूरी चेन ऑफ कमांड जो है वो उसको फॉलो करके टॉप लेवल के ऊपर या उस मैनेजर लेवल के ऊपर जाएगा, और फिर वहां से वो उसी ऑर्डर में वापस आएगा। तो इट विल बी अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड लेंथी प्रोसेस होगा ना, टाइम टेकिंग कितना ज्यादा प्रोसेस होगा ये। सो इनकरेजमेंट ऑफ ओवरली टाइट सुपरविजन एंड डिस्करेजमेंट ऑफ एम्प्लॉय ऑटोनॉमी, इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो नैरो चेन ऑफ स्पैन वाले, स्पैन ऑफ कंट्रोल वाले, इसमें फिर और इसका क्या फीचर है कि यहाँ पर सुपरविजन जो है वो बहुत ज्यादा होती है, टाइट सुपरविजन। जो मैनेजर है वो उसके नीचे जो लोग हैं उनको, बिकॉज द मैनेजर ने फिर आगे रिपोर्ट करनी है अपने से ऊपर वाले मैनेजर को अबाउट द उसका जो उस मैनेजर का जो टीम है या उसके जो भी यूनिट है उसके प्रोग्रेस, उसने उससे ऊपर वाले मैनेजर को रिपोर्ट करनी है, उसने उससे ऊपर वाले को करनी है। तो इसमें क्या है कि कॉन्सेप्ट जो एम्प्लॉय ऑटोनॉमी है वो नहीं होती बिल्कुल भी, इस तरह की जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें, और सुपरविजन इज वेरी टाइट, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड जो वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल है इनके बारे में आप देखेंगे दे इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। व्हाई? बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया है कि वाइडर जो स्पैन ऑफ कंट्रोल हैं यहाँ पे क्योंकि हायरार्की का लेवल्स कम हो गए ना, चेन ऑफ कमांड कम हो गई, तो एज अ रिजल्ट जो है वो एफिशिएंसी इंप्रूव हो गई, क्योंकि एज अ रिजल्ट डिसीजन मेकिंग क्विकर होगी, वर्टिकल कम्युनिकेशन इंप्रूव हो गई, एंड एज अ रिजल्ट जो है वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी है वो इंप्रूव हो जाती है, कोऑर्डिनेशन वगैरह भी बेहतर हो जाती है वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल में। तो ये हम आगे जाके देखेंगे कैसे होता है। अच्छा, इससे अगला हम सेंट्रलाइजेशन को ऊपर देख लेते हैं कि सेंट्रलाइजेशन इज द डिग्री टू विच डिसीजन मेकिंग इज सेंट्रलाइज्ड एट अ सिंगल पॉइंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो क्या आ गया सेंट्रलाइजेशन में कि हाउ आपकी जो डिसीजन मेकिंग है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वो एक पॉइंट पे हो रही है डिसीजन मेकिंग। जैसे फॉर एग्जांपल अक्सर अब बैंक्स जो हैं जैसे पाकिस्तान में वो आप देख लें कि सेंट्रलाइज्ड बैंक्स हैं जो,
ठीक है, या जिन्होंने सेंट्रलाइज अपने यूनिट्स बनाए हुए हैं जैसे क्रेडिट वगैरह है। इंक्रीजिंगली अब बैंक्स नहीं करती है। पहले क्या था कि अगर एक बैंक किसी की भी एग्जांपल आप ले लें, जैसे अल्फलाह बैंक, अल्फलाह की एग्जांपल लेने तो पहले उन्होंने क्या था कि उनकी डिसेंट्रलाइजेशन थी, यानी कि जितनी भी ब्रांचेस थी हर ब्रांच जो है वो अपना इट यूज टू, जो क्रेडिट है या कोई भी होम लोन का केस है तो उनके पास एक अथॉरिटी थी ब्रांच मैनेजर के पास कि वो अप टू अ सर्टेन लेवल जो है वो केस को सैंक्शन कर सकता था। ठीक है, ही हैड दिस ऑटोनॉमी। ठीक है, वो क्या था कि डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन था ना, डिसीजन मेकिंग वाज इन द हैंड्स ऑफ दैट ब्रांच मैनेजर अबाउट द सैंक्शनिंग ऑफ अ लोन। किसी भी कस्टमर ने एप्लीकेशन दी लोन की और वो लोन जो है वो सैंक्शन करना है, उस मैनेजर के पास ये डिस्क्रिप्शन और ऑटोनॉमी थी कि वो उसको कर सकता है। तो ये क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी हर ब्रांच मैनेजर के पास, जितनी भी ब्रांचेस हैं बैंक की, हर ब्रांच मैनेजर के पास ये डिस्क्रिप्शन है। अब फिर उन्होंने क्या कर दिया, दे हैव डन द सेंट्रलाइजेशन। अब क्या होता है कि जितनी भी ये ब्रांचेस हैं दे आर ओनली डूइंग द वर्क ऑफ अ पोस्ट ऑफिस। ये क्या करती हैं, ये एप्लीकेशंस को कलेक्ट करती हैं, उनकी असेसमेंट्स वगैरह करके एप्लीकेशन की, एंड दे सेंड द एप्लीकेशंस फॉरवर्ड टू अ सेंट्रलाइज्ड यूनिट। तो इन्होंने सेंट्रलाइज्ड यूनिट्स बना दिए, हब्स बना दिए हैं। तो ये सेंट्रलाइज्ड यूनिट्स क्या करते हैं, वहां पर जो स्पेशलिस्ट बैठे हैं, एनालिस्ट एंड क्रेडिट स्पेशलिस्ट बैठे हैं, एंड देन दे बेसिकली ग्रांट करते हैं या सैंक्शन करते हैं उस एप्लीकेशन को, या उसको रिजेक्ट करना है, डिक्लाइन करना है, वट एवर द डिसीजन हैज टू बी मेड, दैट इज मेड बाय देम एट दैट सेंट्रल लेवल के ऊपर वो डिसीजन होता है। अब ऑफ कोर्स जब एक कस्टमर ने एप्लीकेशन दी आपको आके ब्रांच में, अगर आपने उसके ऊपर डिसीजन खुद करना है, मैनेजर के पास अगर इतनी पावर और ऑटोनॉमी है, ठीक है, कि वो उसका डिसीजन खुद कर सकता है, तो उस केस में क्या होगा कि वो जो है वो डिसीजन मेकिंग जो है वो क्विकर होगी। ठीक है, बट इफ द मैनेजर डज नॉट हैव दैट पावर, अब अगर वो सेंट्रलाइजेशन हो गई है तो एज अ रिजल्ट मैनेजर उसको सैंक्शन नहीं कर सकता। तो अब वो क्या होगा कि वो उसको एप्लीकेशन को प्रोसेस करके उसको वो सेंड करेगा टू द सेंट्रल यूनिट। फिर सेंट्रल यूनिट जो है उसकी कमेटी बैठेगी, वो एनालाइज करेंगे उसको, वो सारा होगा। तो फिर वो आफ्टर दैट वो वहां से फिर ब्रांच में आएगा, एंड देन दैट डिसीजन विल बी कम्युनिकेटेड टू द जो क्लाइंट है उसको। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अब ये देखें कि ये कैसे, इसमें जो सेंट्रलाइजेशन है वो उसने क्या किया, उसने प्रोसेस को लेंथी कर दिया। ठीक है, और उसने एफिशिएंसी जो है वो उसमें कम हो गई, प्रोसेस की एफिशिएंसी कम हो गई। लेकिन ऑफ कोर्स सेंट्रलाइजेशन के ऑब्जेक्ट बेनिफिट्स भी होते हैं कि जैसे एक जो सेंट्रलाइज वे में काम हो रहा होता है तो उसमें वो आप बेहतर जो है ओवरऑल पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, उसकी ब्रांचेस को, उनमें कोऑर्डिनेशन क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस बेस के ऊपर कैसे डिसीजंस हो रहे हैं, एवरीथिंग, मतलब आप एक बेहतर तरीके से उसमें कर सकते हैं। बट उसमें ऑफ कोर्स उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो ये होगी सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। Decentralization is the degree to which decision making is spread throughout the organization, मतलब throughout the organization different levels के ऊपर आप जो है वो डिसेंट्रलाइज आपने उसको किया हुआ है। ठीक हो गया। उसके बाद है फॉर्मलाइजेशन। फॉर्मलाइजेशन इज द डिग्री टू विच जॉब्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आर स्टैंडर्डाइज। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपने कैसे जॉब्स जो है वो कैसे स्टैंडर्डाइज की हुई हैं, कैसे उनको जो है वो जॉब्स को फॉर्मलाइज कैसे किया हुआ है, वो पॉलिसीज उनकी बनी हुई है, रूल्स बने हुए हैं, एंड सो पॉलिसीज और रूल्स वगैरह क्या करते हैं, दे प्रोमोट स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, तो स्टैंडर्ड वे में काम आप जो वो प्रोसीजराइज्ड होता है। अच्छा, उसके बाद है आप ये कॉमन ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन्स हैं आपके सामने कुछ। ठीक है, आई शो यू दीज। ये तो अब मैंने आपको की एलिमेंट्स बता दिए ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के, एंड दिस रिमाइंड्स मी कि हमने एक शुरू वाली स्लाइड छोड़ी थी, स्किप की थी, कि जब ये एलिमेंट्स यहाँ पे मैं इनको डिफाइन कर दूंगी तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्वेश्चंस जो हैं वो रिलेटेड टू दिस। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस जो हैं, लेट्स कम बैक टू दोज क्वेश्चंस, उनको एक दफा देख लेते हैं कि जैसे वर्क स्पेशलाइजेशन है तो अब आपको इट शुड बी क्लियर टू यू कि अब एक आपको यू नीड टू आस्क योरसेल्फ एंड यू आर स्ट्रक्चरिंग द ऑर्गेनाइजेशन दैट टू व्हाट डिग्री आर आर्टिकल्स सब डिवाइडेड इनटू सेपरेट जॉब्स। कितने ज्यादा वो सेपरेट जॉब्स में सब डिवाइड हुए हैं। जितने ज्यादा सब डिवाइड हुए होंगे उतनी वर्क स्पेशलाइजेशन ज्यादा होगी, जितने कम सब डिवाइड होंगे उतनी स्पेशलाइजेशन कम होगी। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर नाउ। देन ऑन व्हाट बेसिस विल जॉब्स बी ग्रुप्ड टुगेदर। ठीक है, तो उनमें जॉब्स को किन बेसिस के ऊपर, उन एक्टिविटीज को आपने ग्रुप करना है, दैट इज डिपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है, एंड टू होम डू इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स रिपोर्ट, दैट इज चेन ऑफ कमांड। हाउ मेनी इंडिविजुअल्स कैन अ मैनेजर एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली डायरेक्ट, दैट इज स्पैन ऑफ कंट्रोल। वेयर डज डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी लाई, that is centralization and decentralization, and to what degree will there be rules and regulations to direct employees and managers, and that is formalization. ठीक है, तो ये इसके बाद हमने ये वाली सारी जो आपकी स्लाइड्स हैं ये देख ली। आफ्टर दिस वी सी अ सिंपल स्ट्रक्चर, किसी भी कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन हम देख लेते हैं। अ स्ट्रक्चर कैरेक्टराइज्ड बाय लो डिग्री ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन, वाइड स्पैन्स ऑफ कंट्रोल,
अथॉरिटी सेंट्रलाइज्ड इन अ सिंगल पर्सन एंड लिटिल फॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो ये सिंपल स्ट्रक्चर है जैक गोल्डमैन स्टोर। कोई भी आप एग्जांपल लेने के हुए, ये तो अमेरिकन बुक्स हैं तो वहीं की ये वो सारा है, तो इसलिए बट यू कैन टेक एनी एग्जांपल, कोई भी एक छोटा सा स्टोर, बेसिकली जो स्मॉल यूनिट्स होते हैं या जो सेल्फ ओनर मैनेजर्स जहाँ पे जिनको रन कर रहे होते हैं ना, जैसे स्मॉल बिल्कुल छोटी छोटी कंपनियां जैसे होती हैं या स्मॉल जो स्टोर्स हैं, वो वाला सेटअप्स हैं, ये उनकी एग्जांपल है। एक बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप ये देखें कि इस एग्जांपल में जैक गोल्ड इज द ओनर मैनेजर। ठीक है, वो ओनर मैनेजर है और ये क्या है कि इसने क्या किया हुआ है, बेसिकली ही इज द प्रोप्राइटर, जैसे प्रोप्राइटर्स नहीं होते, सो ही इज बेसिकली द प्रोप्राइटर है ये इस बिजनेस का, ही इज द ओनर ऑफ दैट बिजनेस। और इसने क्या है कि इसने डिफरेंट, जैसे समटाइम्स फैमिली बिजनेसेस वगैरह होते हैं, तो ठीक है, इसने क्या किया हुआ है, ही इज द सोल प्रोप्राइटर यहाँ पर, और इसके डिफरेंट देयर आर, ही हैज बेसिकली देयर आर 6 पीपल जो कि इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, एंड दे आर द आउट ऑफ दोस 5 आर द जो सेल्स पर्सन हैं और एक उनमें से कैशियर है। ठीक है, तो ये देखें कि इस केस में आपके पास एक वेरी सिंपल स्ट्रक्चर, वाई, बिकॉज आप देखें कि यहाँ पे कोई चेन ऑफ कमांड नहीं है। ठीक है, मतलब एक ही, देयर इज ओनली वन ना, दे आर ऑल रिपोर्टिंग टू ओनली वन मैनेजर। ठीक है, वहां पे कोई चेन नहीं है, देयर इज नो चेन ऑफ कमांड, एंड यू कैन ऑल्सो सी दैट वेरी लो डिग्री ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है इसमें कोई भी। They are all the sales people and there is one cashier and that's it. That's a simple structure and a wide span of control है यहाँ पर, क्योंकि all of them are, जैसे मैंने बताया कि they are all reporting to one manager। अगर इनमें से एक और लेयर ऐड कर देते और इनको 3 कर देते कि जो पहले 3 है लेफ्ट साइड वाले वो एक मैनेजर को रिपोर्ट करेंगे, राइट साइड वाले 3 एक और मैनेजर को रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, और फिर वो जो 2 मैनेजर्स हैं वो जैक गोल्ड को रिपोर्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या होना था, फिर स्पैन ऑफ कंट्रोल नैरो हो जाना था और जो चेन ऑफ कमांड है वो ज्यादा हो जानी थी और जो हायरार्की है वो ज्यादा हो जानी थी। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है कि फॉर्मलाइजेशन भी ऑल्सो इट इज एक्सपेक्टेड कि फॉर्मलाइजेशन इज लिटिल। तो एक तो देखें ब्यूरोक्रेटिक डिजाइन आ गया ऑर्गेनाइजेशंस का। आई एम श्योर कि आप फेमिलियर होंगे, एटलीस्ट आपने नाम जरूर सुना होगा कि ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन जैसे हम कहते हैं। ठीक है, तो ये या ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी जो है दैट इज बेसिकली ए स्ट्रक्चर ऑफ हाईली ऑपरेटिंग रूटीन टास्क्स अचीव थ्रू स्पेशलाइजेशन, वेरी फॉर्मलाइज्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस, tasks that are grouped into functional departments, centralized authority, narrow spans of control and decision making that follows the chain of command। ठीक है, तो ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये हैं एक ब्यूरोक्रेटिक सेटअप की, एक ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन की। उसमें क्या होता है कि आपकी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, पॉलिसीज होती हैं, पॉलिसी मैनुअल्स होते हैं। आप अपने कंट्री में कोई किसी ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी एग्जाम्पल ले लें। ठीक है, तो उसमें क्या है कि आपकी जो पूरी प्रॉपर जो है ना वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, दे आर एक्सेसिवली फॉलोड। ठीक है, और उसके अलावा चेन ऑफ कमांड होती है बहुत लंबी चौड़ी। ठीक है, उसमें क्या है कि नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है, राइट, एंड डिसीजन मेकिंग इज सेंट्रलाइज्ड। ठीक है, और जो है वो टास्क्स दे आर डिवाइडेड इनटू फंक्शनल डिपार्टमेंट्स के जो फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, जो सिमिलर एक्टिविटीज सिमिलर फंक्शन में आ रही हैं उनको दे आर ग्रुप्ड इनटू वन डिपार्टमेंट एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इसमें हो जाते हैं। तो इस तरह से जो डिसीजन मेकिंग है दैट फॉलोज दैट चेन ऑफ कमांड। ठीक है, तो वो चेन ऑफ कमांड जो है उसके थ्रू वो डिसीजन मेकिंग हो रही होती है, राइट। एंड दिस इज द बेसिकली टिपिकल सेटअप ऑफ अ ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। उसके ये वाले सारे ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का होता है, ये वाले फीचर्स होते हैं। अब इसके इनके स्ट्रेंथ्स क्या हैं और वीकनेसेस क्या हैं? देखें, स्ट्रेंथ्स तो ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि स्पेशलाइजेशन है, यहाँ पे स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर है, डिपार्टमेंटलाइजेशन है। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन उसका आपको ये बताया था कि ऑलरेडी कि एडवांटेज उसका क्या है कि फंक्शनल इकोनॉमीज उससे आती हैं। ठीक है, फंक्शनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल उससे आती हैं, बिकॉज जब आप स्पेशलाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा आपकी स्पेशलाइजेशन होगी और उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी जो है वो इन्हांस हो जाएगी। दूसरी इसकी जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ पर्सनल एंड इक्विपमेंट, उसकी डुप्लीकेशन कम होती है, बिकॉज आप देखें कि जो डिफरेंट फॉर एग्जांपल फंक्शन एज पर द फंक्शंस आपने उनको डिवाइड किया हुआ है ना, तो जो जॉब्स जो हैं वो एक फंक्शन में परफॉर्म हो रही हैं, वो दूसरा जो डिपार्टमेंट है उसमें वो वाली जॉब्स या वो वाले फंक्शंस परफॉर्म नहीं हो रहे। एज अ रिजल्ट आपकी जो डुप्लीकेशन है वो नहीं, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट तो उसमें सिर्फ सेल्स पर्सनल होगा। ठीक है, और इस तरह मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग होगा, तो डुप्लीकेशन जो है वो दैट इज मिनिमम।
हम आगे जाके जब फर्दर डिस्कस करेंगे दूसरे स्ट्रक्चर्स को, तो आपको कंपैरेटिवली पता चलेगा कि कैसे इस तरह के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में डुप्लीकेशन जो है वो कैसे मिनिमम होती है। उसके बाद इन्हांस्ड कम्युनिकेशन जो होती है बिटवीन, बिकॉज जो आपके एक ही तरह के जो स्पेशलिस्ट हैं वो उसमें आ जाते हैं ना, एक ही उसमें, जैसे जो फंक्शनल बिकॉज ऑफ द जो स्पेशलाइजेशन की वजह से, तो एक जो डिपार्टमेंट है जैसे मैन्युफैक्चरिंग का, तो उसमें सारे जितने भी आपके मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड लोग हैं, दे आर ऑल इन दैट वन डिपार्टमेंट। तो एज अ रिजल्ट उनमें उनके बीच में कम्युनिकेशन, देयर चांसेस आर दैट दे विल कम्युनिकेट बेटर विद ईच अदर, इनहांस्ड कम्युनिकेशन में इनके बीच में होगी। देन सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग जो है, दैट इज आल्सो एन अदर फीचर ऑफ दिस ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में बता दिया कि कैसे चेन ऑफ कमांड फॉलो होती है, और जो है वो प्रॉपर वो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स फॉलो होते हैं, एज पर द हायरार्की आपका जो सिस्टम है वो फॉलो होता है। वीकनेसेस इस सिस्टम की यही है कि एक तो सब यूनिट कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं दैट विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स दे कैन अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ द सिस्टम, क्योंकि जब हमने ये कहा कि आपने इस ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ द एक्टिविटीज दैट दोज डिपार्टमेंट्स आर परफॉर्मिंग, तो वो जो डिपार्टमेंट्स हैं ऑफ कोर्स दे कैन कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर। ठीक है, उनमें कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, सब यूनिट्स हो गए ना, दे आर जस्ट लाइक सब यूनिट्स या डिपार्टमेंट्स, उनको आप कह लें, तो उनको ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ दे कैन हैव अ कॉन्फ्लिक्ट विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, हैं उनका आपस में कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। देन ऑब्सेसिव कंसर्न विद रूल्स एंड रेगुलेशंस, दैट जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस का ये फीचर है कि दे आर ऑब्सेसिवली कंसर्न्ड, और समटाइम्स वो बहुत टाइम टेकिंग एंड डिलेइंग प्रोसीजर्स एंड ऑब्सेसिवली एंड एक्सेसिवली फॉलोइंग द रूल्स। उसके बाद लैक ऑफ एम्प्लॉय डिस्क्रिशन टू डील विद प्रॉब्लम्स। वाई? बिकॉज जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें क्या है कि एवरीबडी इज सपोज टू डू हिज टास्क, और उसमें थिंकिंग का कोई काम नहीं है, बिकॉज रेपिटिशन है, यू हैव टू डू द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, यू नॉट सपोज टू, उसमें कोई चैलेंज नहीं है उस जॉब में, उसमें कोई थिंकिंग का एलिमेंट नहीं है, उसमें कोई क्रिएटिविटी इनोवेशन का एलिमेंट नहीं है, आपके पास डिस्क्रिशन नहीं है बिल्कुल भी, यू जस्ट हैव टू डू द टास्क एंड हैंड इट ओवर टू द, अपने मैनेजर को या बॉस को या दूसरे डिपार्टमेंट को अपने हैंड ओवर, जो भी उसका उसमें होगा वो चेन होगी, उसके एज पर दैट यू हैव टू परफॉर्म, बट यू डोंट हैव एनी ऑटोनॉमी, यू डोंट हैव एनी डिस्क्रिशन दैट हाउ यू हैव टू डील। अगर कोई प्रॉब्लम अराइज हो जाती है, ठीक है, तो आपने इसको कैसे डील करना है, ये ऑल द डिसीजन मेकिंग जो है वो सारी रेस्ट करती है एट द टॉप मैनेजमेंट के पास। अच्छा, न्यू डिजाइन ऑप्शंस में जैसे बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंक्रीजिंगली बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनका कॉन्सेप्ट जो है वो बढ़ रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ द बेसिकली जितनी चेंजेस अब आ रही हैं बिकॉज ऑफ द जो प्रेशर्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर भी, और एज अ रिजल्ट फ्लेक्सिबिलिटी प्रेशर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एज अ रिजल्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट इज टर्निंग इनटू अ ग्लोबल विलेज, उसकी बड़ी इम्प्लीकेशंस हैं ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो ऑर्गेनाइजेशन जो एम्प्लॉयज जो हैं वो उनकी इंक्रीजिंगली मोबिलिटी बढ़ रही है, और वो अब जो है वो बाउंड्रीज को परसीव नहीं कर रहे हैं, तो इंक्रीजिंगली द ऑर्गेनाइजेशंस आर बाउंड्रीलेस, बिकॉज ऑल्सो ऑर्गेनाइजेशंस आपको पता है कि उनके पास भी अब वो लॉन्ग टर्म जो एम्प्लॉयमेंट ऑफर नहीं ऑर्गेनाइजेशंस करती, जॉब सिक्योरिटी जो है वो बहुत कम है, एज अ रिजल्ट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी प्रेशर्स ऑर्गेनाइजेशंस जो है कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब्स देती हैं, तो एम्प्लॉयज के पास जॉब सिक्योरिटी अब नहीं है जो लाइफ लॉन्ग सिक्योरिटी जॉब की पहले होती थी। As a result, employees जो हैं they are basically the masters of their own careers. They have increased mobility. The geographical boundaries are blurred, and now they move from one place to another, one organization to another, in search of better options. ठीक है, तो जो एक बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशन है वो बेसिकली क्या करती है, it is the organization that seeks to eliminate the chain of command, have limitless span of control, and replace departments with empowered teams. तो यहाँ पे अब जो स्ट्रक्चर इंटायरली डिफरेंट हो गया एक बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशन का, जहाँ पे मिनिमम चेन ऑफ कमांड है, और flatter, very flatter organizational structure, not the steeper ones wherein the span of control is very broad, it is limitless, and सो लिमिटलेस का मतलब क्या है कि बेसिकली बिल्कुल फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशन, हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो गया ना, नॉट वर्टिकल एंड नॉट यू नो, एंड टीम्स का कॉन्सेप्ट आ गया, सेल्फ मैनेज टीम्स आ गई, एम्पावर्ड टीम्स आ गई, ठीक है, एंड द टीम्स जो वो सेल्फ मैनेज टीम्स हैं दे आर बेसिकली वेयर सेल्फ लीडरशिप का कॉन्सेप्ट आ गया है, ठीक है, तो वहाँ पे दैट इज व्हाट हैपेंस इन द बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशंस। उसके बाद फिर हमारे पास मैकेनिस्टिक मॉडल है। मैकेनिस्टिक मॉडल जो है उसमें क्या है कि दैट इज बेसिकली स्ट्रक्चर कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सटेंसिव डिपार्टमेंटलाइजेशन, हाई फॉर्मलाइजेशन, लिमिटेड इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड सेंट्रलाइजेशन। तो ये आप देखें कि ये जो सारे
डिफरेंट जो है वो देयर एक्सटेंसिव डिपार्टमेंटलाइजेशन है। ऑन द बेसिस ऑफ द एक्टिविटीज आपने उनको डिवाइड किया हुआ है, जैसे ये यहाँ पे इस फिगर में भी आप देख सकते हैं। फॉर्मलाइजेशन इज वेरी हाई एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क इज लिमिटेड, ठीक है। वाई, बिकॉज वही बात है कि आपने रूटीन काम करने, क्लोज्ड किस्म का वर्क एनवायरनमेंट है, कोई ओपननेस नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है, ठीक है, एंड सेंट्रलाइजेशन है। ऑर्गेनिक मॉडल जो है वो एक और अनदर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर which is again basically it is a structure that is flat, uses cross hierarchical cross functional teams का concept आ गया, low formalization है and possesses a comprehensive information network and relies on participative decision making। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बेसिकली जो सेल्फ मैनेज टीम्स हैं या क्रॉस फंक्शनल टीम्स हैं, अनलाइक द जो डिपार्टमेंटलाइज्ड स्ट्रक्चर है, इट इज अनलाइक दैट। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे डिपार्टमेंटलाइजेशन उस तरह से नहीं हुई थी, बल्कि इट इज दिस मॉडल इज अराउंड द क्रॉस फंक्शनल टीम्स के अराउंड ये मॉडल बेसिकली बिल्डअप होता है। इसमें क्या है कि जो डिफरेंट फंक्शंस हैं, ठीक है, जो जिन फंक्शंस की बेस के ऊपर हम दूसरे स्ट्रक्चर्स में डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं, ठीक है, तो वो जितने भी फंक्शंस हैं वो ऑल ऑफ देम आर पुट टुगेदर, उनके एम्प्लॉइज ऑन बोर्ड होते हैं और वो एक टीम बनाते हैं, और एज अ रिजल्ट जो एक फंक्शनल स्ट्रक्चर है या जो एक यू कैन से मैकेनिस्टिक जो मॉडल है, वो जो स्ट्रक्चर, उसके जो डिसएडवांटेजेस हैं एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्सेसिव डिपार्टमेंटलाइजेशन, और वो जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होती है, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जो उसके हम आगे जाके फंक्शनल स्ट्रक्चर और उनकी एग्जांपल्स देखेंगे तो उसमें हम आगे फर्दर देखेंगे कि उनकी क्या वीकनेसेस हैं। तो जो ऑर्गेनिक मॉडल है ये हम आगे जाके देखेंगे कि कैसे जो है ये इस तरह के जो मॉडल्स हैं ये बेसिकली दे आर उनके जो डिसएडवांटेजेस हैं उनको ये एड्रेस करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि क्रॉस फंक्शनल बेसिकली टीम्स हैं जहाँ पे डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट स्किल सेट्स के लोग हैं, एंड दस दे आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस जो है प्रोडक्शन में या टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग में जो भी प्रोसेस है उसमें। और फिर उनके पास दे आल्सो हैव द पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग इज आल्सो देयर, ठीक है, और उनके पास ऑटोनॉमी भी ज्यादा होती है इन द क्रॉस फंक्शनल टीम्स। और इस ऑर्गेनिक मॉडल में दे हैव द ऑटोनॉमी बिकॉज दे आर द सेल्फ ऑटोनोमस एक किस्म की टीम्स का कॉन्सेप्ट है। और आपको पता है फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, देयर इज नो चेन ऑफ कमांड वाला सीन नहीं होता इनमें, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट या बहुत मिनिमम है, देयर मच फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशंस, एज अ रिजल्ट जो इनके पास आल्सो डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो ज्यादा है। ये देखिए आप ये मैकेनिस्टिक और ऑर्गेनिक मॉडल्स को अगर हम यहाँ पे एक फिगर में कंपेयर करें तो इसको देख के आपको बड़ी अच्छी तरह अंदाजा होगा कि क्या इन दोनों में डिफरेंसेस हैं। मैकेनिस्टिक मॉडल को देखें, हायरार्की यहाँ पे आपको नजर आएगी, चेन ऑफ कमांड आपको नजर आएगी, ठीक है, लोअर लेवल एंड देन दैट इज लीडिंग टू द हायर लेवल। हाउ यहाँ पे 3 लेवल्स आपको एक मैकेनिस्टिक मॉडल में नजर आ रहे हैं कि देयर आर बेसिकली 4 डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। और जो फर्स्ट वाला है उसमें आप देखें कि 5 सब एम्प्लॉइज हैं, दे आर रिपोर्टिंग टू 1 मैनेजर। जो सेकंड है उसमें 3 रिपोर्टिंग टू 1, थर्ड में 4 रिपोर्टिंग टू 1 एंड फोर्थ में 3 रिपोर्टिंग टू 1 एंड ऑल दीज 4 मैनेजर्स दे आर रिपोर्टिंग टू द मैनेजर एट द टॉप लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि ये लेवल्स आ गए। यहाँ पे फिर हाई स्पेशलाइजेशन यहाँ पे आ गई, रिजिड डिपार्टमेंटलाइजेशन, ये 4 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बन गए, ठीक है, एंड क्लियर चेन ऑफ कमांड है आपके सामने, नैरो स्पैन्स ऑफ कंट्रोल हैं, ठीक है। तो ये 4 हैं, किसी में 3 रिपोर्ट कर रहे हैं एक मैनेजर को। सो एंड देन देयर इज सेंट्रलाइजेशन, तो टॉप जो है एट द टॉप जो डिसीजन है वो दैट लाइज एट द टॉप, एंड हाई फॉर्मलाइजेशन यानी कि स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस दैट हैव टू बी फॉलोड टू परफॉर्म द जॉब्स। आप उससे इधर उधर नहीं हो सकते, तो जब इधर उधर नहीं हो सकते, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है टू परफॉर्म द जॉब, तो इनोवेशन और इम्प्रूवमेंट की जो गुंजाइश है वो भी बहुत कम हो जाती है इस तरह के स्ट्रक्चर्स में। बिकॉज जो एम्प्लॉइज ये टॉप जो ग्राउंड फ्लोर लेवल के ऊपर जो शॉप फ्लोर लेवल पे जो एम्प्लॉइज हैं वो कस्टमर्स के साथ और इधर उधर वो डील कर रहे होते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, वो सो दे हैव द आइडियाज उनके पास होते हैं कि कैसे इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है, बट दे डोंट हैव एनी डिस्क्रिशन, दे डोंट हैव एनी ऑटोनॉमी, दे हैव द स्ट्रिक्ट रूल्स पॉलिसीज इन फ्रंट ऑफ देम एंड दे हैव टू एडहियर टू देम, ठीक है। तो इसलिए वहां पर ये कि फॉर्मलाइज स्ट्रक्चर्स है ना, दैट्स व्हाई वो दे हैव टू फॉलो देम, इसलिए इंप्रूवमेंट की गुंजाइश भी इनमें कम होती है। ऑर्गेनिक मॉडल जो है ऑन द अदर हैंड, बट ऑफ कोर्स वहाँ पे स्पेशलाइजेशन जो है वो एज अ रिजल्ट ऑफ स्पेशल इकोनॉमीज ऑफ स्केल और वो सारी चीजें उसके प्लसेस भी हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक जो मॉडल है वो यहाँ पे आप देखें ऑन द राइट साइड, ऑर्गेनिक मॉडल में क्या हो रहा है कि देयर आर क्रॉस फंक्शनल टीम्स हैं, ठीक है, और दे आर बेसिकली क्रॉस हायरार्किकल टीम्स हैं, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है यहाँ पर, ठीक है, और अनलाइक द मैकेनिस्टिक मॉडल स्पैन ऑफ कंट्रोल इज वाइड,
डिसेंट्रलाइजेशन है एंड लो फॉर्मलाइजेशन है। तो ऑर्गेनिक जो मॉडल्स होते हैं जिसमें क्रॉस फंक्शनल टीम्स काम कर रही होती हैं, उनमें उनका ये फीचर होता है कि वहाँ पर आपको जो अथॉरिटी आपके पास ज़्यादा होती है, डिस्क्रिप्शन आपके पास ज़्यादा होती है और फॉर्मलाइजेशन बहुत कम होती है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये जो क्रॉस फंक्शनल टीम्स हैं या सेल्फ मैनेज टीम्स हैं, दे ब्रिंग इन इनोवेशन और क्रिएटिविटी और इनोवेटिव आइडियाज़ ये लेके आती हैं। बिकॉज ऑफ द जितनी फॉर्मलाइजेशन रूल्स पॉलिसीज उस तरह की जो पॉलिसी मैनुअल प्लानिंग और ये कम जो होगी लॉन्ग टर्म, तो उतना ही आपको जो इनोवेशन है उसके चांसेस जो है वो ज़्यादा होंगे। So organic model क्या हो गया? It is a structure that is flat, uses cross hierarchical and cross functional teams, has low formalization, possesses a comprehensive information network and relies on participative decision making. ठीक है, इसमें अब आप राइट साइड पे अगर आप फिगर देखें तो इसमें आपको ये डिफरेंट क्रॉस हायरार्किकल टीम्स भी आपके पास अवेलेबल हैं और इसमें आपके पास क्रॉस फंक्शनल टीम्स भी अवेलेबल हैं और सेल्फ मैनेज टीम्स भी अवेलेबल हैं। ये जो व्हील है एट द टॉप बॉटम लेफ्ट पे, तो इट्स बेसिकली व्हील है ना जो सेल्फ मैनेज टीम है। ठीक है, तो सारे एम्प्लॉइज जो हैं वो एक दे आर ऑल एट द एक सेम लेवल के ऊपर। और जो इसके साथ वाले बिल्कुल सर्कल है उसमें आप देखें कि उसमें क्रॉस हायरार्किकल टीम्स भी आपको नजर आएंगी। अच्छा, डिफरेंट स्ट्रेटजीज ऑर्गेनाइजेशंस की हो सकती हैं एंड दे नीड टू बी मैच्ड विद द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो पहले आप देखें कि इनोवेशन स्ट्रेटजी है फॉर एग्जांपल, तो मैं कुछ आपको एग्जांपल्स दूंगी स्ट्रेटजीज की और फिर ये देखेंगे कि कैसे ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स के साथ ये स्ट्रेटजीज जो हैं हाउ दे कैन मैच। तो द फर्स्ट वन इज द इनोवेशन स्ट्रेटजी। तो इसमें आप देखें कि इट इज अ स्ट्रेटजी दैट एम्फसाइजेज द इंट्रोडक्शन ऑफ मेजर न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो बेसिकली इनोवेशन हर ऑर्गेनाइजेशन की आपको पता है कि एक कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज है ना ये, तो हर ऑर्गेनाइजेशन की कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी जो है वो डिफरेंट होती है। कोई फोकस्ड होती है इनोवेशन पे जैसे एप्पल वगैरह हैं, कुछ फोकस्ड होती हैं कॉस्ट मिनिमाइजेशन पे, कॉस्ट लीडरशिप पे, कि मिनिमम कॉस्ट जैसे वॉलमार्ट वगैरह हैं। कुछ इमिटेशन स्ट्रेटजीज कुछ कंपनीज की होती हैं, जैसे वो कंपनीज हैं वो फर्म्स जो इमिटेशन टेक्नोलॉजी लेके आती हैं। ठीक है, और जो फॉलोअर्स होते हैं, ठीक है, तो वो इमिटेशन स्ट्रेटजी भी उनकी होती है। ठीक है, सो जो कॉस्ट मिनिमाइजेशन है दैट इज अ स्ट्रेटजी दैट एम्फसाइजेस टाइट कॉस्ट कंट्रोल्स, अवॉइडेंस ऑफ अननेसेसरी इनोवेशन और मार्केटिंग एक्सपेंसेस एंड प्राइस कटिंग, इनका फोकस इस पे होता है। और इमिटेशन जो स्ट्रेटजी है उसका फोकस है दैट सीक्स टू मूव इनटू न्यू प्रोडक्ट्स और न्यू मार्केट्स ओनली आफ्टर देयर वायबिलिटी हैज ऑलरेडी बीन प्रूवन, यानी कि जब वो ऑलरेडी एक चीज मार्केट में आ गई है तो उसके बाद जो इमिटेशन स्ट्रेटजी है वो फॉलो होती है। जैसे नोकिया इमिटेशन स्ट्रेटजी फॉलो करता है। ठीक है, टच स्क्रीन वगैरह और ये सारी चीज़ें जो नोकिया लेके आया वो इमिटेशन थी फ्रॉम जो दूसरा एप्पल वगैरह की। ठीक है, ये एप्पल को जो फर्म्स हैं वो कॉपी करके उसकी टेक्नोलॉजी क्यों मोबाइल है, इमिटेशन स्ट्रेटजी। उसके बाद आप देखें कि स्ट्रेटजी स्ट्रक्चर रिलेशनशिप में आपको अब वो फर्म्स जिनकी स्ट्रेटजी इनोवेशन है उनको किस तरह का स्ट्रक्चर यूज करना चाहिए। ठीक है, उनको ऑफ कोर्स एक ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर यूज करना चाहिए। व्हाई? बिकॉज दैट इज अ लूज स्ट्रक्चर, उसमें स्पेशलाइजेशन बहुत कम है, उसमें चेन ऑफ कमांड नहीं है, ऑर्गेनाइजेशंस फ्लैटर हैं, टीम्स के ऊपर वो बिल्ट है, डिसेंट्रलाइजेशन है, फॉर्मलाइजेशन लो है, डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो आपके पास जो है वो ज्यादा है। तो इस तरह की इनोवेशन तो आप इसी उसमें पॉसिबल है जब फॉर्मलाइजेशन बहुत ज्यादा होगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया, पॉलिसीज अगर होंगी, रूल्स रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट होंगे, उनकी एडहेरेंस बहुत स्ट्रिक्ट होगी, फिर सेंट्रलाइज्ड जो है वो उसका कंट्रोल सेंट्रलाइज्ड होगा और वो डिसीजन मेकिंग सेंट्रलाइज्ड होगी, तो वो तो बहुत डिले में प्रोसेसेस चले जाएंगे, उनकी एफिशिएंसी बहुत लो हो जाएगी। इनोवेटिव स्ट्रेटजी जो है वो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में फ्लरिश नहीं कर सकती। ठीक है, उसके लिए आपको फिर डिफरेंट जो इस तरह की डिपार्टमेंटलाइजेशन है उसमें भी वो फ्लरिश, बिकॉज देयर इज वोंट बी एनी कोऑर्डिनेशन। डिफरेंट जो फंक्शनल मैनेजर्स हैं या जो फंक्शनल एम्प्लॉइज हैं डिफरेंट फंक्शंस के, उनमें कोऑर्डिनेशन बहुत कम होगी, तो एज अ रिजल्ट आपकी जो इनोवेशन है वो नहीं हो सकती। तो फॉर इनोवेशन आपको ये वाले फीचर्स चाहिए जो एक ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के फीचर्स होते हैं टू फॉर द इनोवेशन स्ट्रेटजी टू फॉलो। इसी तरह कॉस्ट मिनिमाइजेशन के लिए आप मैकेनिस्टिक इज गुड वन, क्योंकि वहां पे क्या है, स्पेशलाइजेशन है। ठीक है, और वहां पे एफिशिएंसी है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल हैं
एंड एज अ रिजल्ट आप कॉस्ट हैं आपकी कम होगी, प्रोडक्टिविटी पर यूनिट जो कॉस्ट है वो कम होती जाएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। एंड फॉर्मलाइज नेट वो है सारा सिस्टम है, रूल्स प्रोसीजर्स को आपने फॉलो करना है, एंड एज पर दैट हाई सेंट्रलाइजेशन है। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज फीचर्स जो मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर जो है वो दैट विल डू फॉर अ cost minimization strategy and for an imitation strategy there has to be, because imitation वाले क्या करते हैं कि वो एक मिक्स फॉलो कर रहे हैं ना, कॉस्ट मिनिमाइजेशन वाले तो बिल्कुल टोटली अवॉइड करते हैं कोई भी इनोवेशन को या इनोवेटिव आइडियाज को या उनकी फॉलोअप को या उनकी कॉपिंग को। वो तो एक अपना फॉलो कर रहे हैं जो उनके ऑलरेडी जो लेड डाउन प्रोसीजर्स हैं और जो ट्रेडिशनल उनका वो सेटअप है रूटीनाइज्ड, जो जैसे फैब्रिक वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हो गई या फुटवेयर वगैरह हो गए, ठीक है, टेक्सटाइल कंपनीज जैसे हो गई, तो दे आर बेसिकली इमिटेशन की मैंने आपको एग्जांपल दी। तो ये बेसिकली दे हैव टू फॉलो अ स्ट्रक्चर्स व्हिच इज अ मिक्सचर ऑफ मैकेनिस्टिक एंड ऑर्गेनिक, बिकॉज ये इमिटेशन वाली दोनों का मिक्सचर होती हैं। आपने वो जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है उसको भी ये कर रही होती हैं, लेकिन नया भी लेके आती हैं, दे ब्रिंग इन न्यू वन, इनोवेटिव लेके आती हैं, लेकिन व्हेन इट इज उसको बेसिकली फॉलो कर रही होती हैं, वो अपनी इनोवेशन तो नहीं ला रही होती है ना, दे आर बेसिकली इमिटेटिंग। देयरफॉर दे नीड टू फॉलो अ मिक्स ऑफ द टू, सच एज द मिक्स ऑफ लूज विद टाइट प्रॉपर्टीज, टाइट कंट्रोल्स ओवर करंट एक्टिविटीज एंड लूज कंट्रोल्स फॉर न्यू अंडरटेकिंग्स। तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन जो ऑलरेडी करंट उनका वेंचर्स हैं उनके लिए वो मैकेनिस्टिक को फॉलो करें, और जिनके ऊपर उन्होंने इमिटेशन लानी है तो वो उन्होंने एक किस्म के फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराने हैं, ठीक है, ऑल्दो वो टेक्नोलॉजी इज ऑलरेडी इन द मार्केट एंड दे हैव बेनिफिटेड फ्रॉम दैट, तो वो उसके लिए वो ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो यूज करें। अच्छा, साइज जो है, हाउ द साइज इम्पैक्ट्स द स्ट्रक्चर। Now the size of an organization, it affects its structure, it has been shown in the literature, and as an organization grows larger it becomes more mechanistic, ठीक है, वो मैकेनिस्टिक ज्यादा हो जाती है जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज वहाँ पे स्पेशलाइजेशन फिर ज्यादा हो जाती है, वर्टिकल लेवल ज्यादा हो जाते हैं, स्पैन ऑफ कंट्रोल नैरो होना शुरू हो जाता है, ठीक है, एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके ज्यादा हो जाते हैं, बिकॉज लार्जर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर उसको फॉर्मलाइज आपको ज्यादा करना पड़ता है, ठीक है, सेंट्रलाइजेशन वहाँ पर ज्यादा हो जाती है। तो that's why it is shown in the literature that जो larger organizational size that is more related to the mechanistic organizational structures. जैसे ब्यूरोक्रेसी है तो इसकी there are certain इसके advantages भी हैं और disadvantages भी हैं। characteristics आप देख लेते हैं इसकी, वो तो मैं ऑलरेडी आपको बताई भी है, जैसे स्पेशलाइजेशन है, फॉर्मलाइजेशन है, डिपार्टमेंटलाइजेशन है, सेंट्रलाइजेशन है, narrow span of control and adherence to a chain of command, and why it survives because large size prevails। एक तो ये चीज़ है। ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, they are basically larger organizations होती हैं, उनमें ब्यूरोक्रेटिक, जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि ब्यूरोक्रेटिक सेटअप जो है उनका फॉलो होता है लार्जर ऑर्गेनाइजेशंस में। तो देयरफॉर एक तो लार्ज साइज की वजह से, एंड यू नो दैट देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स दैट द कंपनीज रीप बिकॉज ऑफ द लार्जर साइज, देन एनवायरमेंटल टर्बुलेंट्स कैन बी लार्जली मैनेज्ड। जो लार्जर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो दे कैन ज्यादा शॉक एब्जॉर्बेंट्स होती हैं कंपेयर टू द स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशंस। Then standardization achieved through hiring people who have undergone extensive educational training। आपको जैसे बताया, because they focus on specialization, ठीक है, therefore they achieve the standardization और फिर economies वगैरह भी इसीलिए lower होती हैं। And then technology maintains control, तो control जहाँ पे जितनी control oriented हैं as because of the technology। अच्छा, एम्प्लॉय बिहेवियर के ऊपर जो इसके इन्फ्लुएंसेस हैं, इसके ऊपर भी हमारे पास इंटरेस्टिंग कुछ रिसर्च फाइंडिंग्स हैं, सच एज द वर्क स्पेशलाइजेशन कंट्रीब्यूट्स टू हायर एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी बट इट रिड्यूसेस जॉब सेटिस्फैक्शन। वाई? बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी दी थी कि जो स्पेशलाइजेशन आपकी जितनी ज़्यादा होगी उससे आपकी प्रोडक्टिविटी तो इन्हांस हो जाएगी, बट आपकी सेटिस्फेक्शन कम होगी, क्योंकि रिपीटेटिव टास्क को काम आप खुद देखें ना, अगर एक काम आपको बार बार करना हो, एक कैशियर है जो डेली बैठ के तो वही कैश काउंटर के ऊपर वो नोट गिन रहा होता है और लोगों को पैसे दे रहा होता है, तो कितना मोनोटोनस काम है, कितना रेपिटेटिव है। तो उसकी ऑफ कोर्स आप देखें कि जो कैशियर है उसकी वो कैश को गिन के कितनी स्पीड उसकी हो चुकी होती है, ठीक है, हम उसके 10% भी हमारी उतनी स्पीड नहीं होती, तो उसकी एफिशिएंसी तो बहुत ज्यादा हो गई बिकॉज ऑफ द रेपिटेटिव नेचर ऑफ दैट वर्क, बट दैट इज अगेन मोनोटोनस एज वेल, उसकी सेटिस्फेक्शन शायद बहुत कम होगी विद दैट जॉब। देन द बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन हैव decreased rapidly as employees seek more intrinsically rewarding jobs, ठीक है, तो intrinsically rewarding job ये नहीं है, या कोई भी monotonous या जो repetitive nature of work होता है, ठीक है, तो इसलिए आपकी सेटिस्फेक्शन जो है वो कम हो जाती है।
उसके बाद द इफेक्ट ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल ऑन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इज कंटिंजेंट अपॉन डिफरेंट इंडिविजुअल डिफरेंसेस वगैरह, एबिलिटीज, task structure and other organizational factors, and participative decision making in decentralized organizations is positively related to job satisfaction. जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वहाँ पे autonomy of discretion ज़्यादा है, participative decision making ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको ज़्यादा task significance आपको ज़्यादा फील होता है, आपका job design ज़्यादा rich है ना, basically that is a richer job design compared to the one which is there in the bureaucratic organizations में या mechanistic organizations में जो होता है. ठीक है, तो ये सारे जो डिफरेंट फीचर्स थे या एम्प्लॉय बिहेवियर के ऊपर जो इनके डिज़ाइंस के आउटकम्स थे. आज के लिए तो आवर टाइम इज़ अप. हम ऐसे करेंगे कि इसी को कंटिन्यू करेंगे अपने इस स्ट्रक्चर को, इस लेक्चर को फॉर द नेक्स्ट लेक्चर एज वेल. तो इसी को एम्प्लॉय बिहेवियर के ऊपर ही आई विल फोकस अ लिटिल मोर. इसको थोड़ा सा और डिस्कस करके आपके बेटर क्लैरिटी के लिए देन वील मूव on this discussion and we'll conclude it in our next lecture. I hope you enjoyed today's lecture. I thank you very much for your patient hearing. Allah Hafiz.